चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये आपके सेकंड वीडियो है क्या। तो सेकंड वीडियो में देखिए, इसमें टॉपिक रहेगा आपके पृथ्वी के घटक। ठीक है, तो पृथ्वी के घटकों को अपने दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो प्रकृति, जो प्राकृतिक वातावरण में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य मानव, जो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं क्या। इसके बाद आपका टॉपिक है भूगोल की शाखाएं क्या। ठीक है, तो देखिए भूगोल की शाखाओं को भी अपन ने दो भागों में बांटा है। एक भौतिक भूगोल जो प्रकृति है, अभी जस्ट अपन ने पृथ्वी के घटक के पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत आएंगे सब, और जो मानव द्वारा जो निर्मित है उसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें देखिए पहला है भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। इधर है आपके आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। सीधा इसमें क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई आपको दे दिया जाएगा इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल और पूछ लिया जाएगा कि भाई निम्न में से भौतिक भूगोल की शाखा है, तो इनमें से आपको बता देना है। अगर इनमें से है तो ये वाला बताएं, और मानव भूगोल में से है तो मानव भूगोल का एग्जाम्पल आप उसको बता दीजिए। तो ये सभी एक साथ हमने चार्ट के रूप में आपको बताइए, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और आप इनको नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करते जाएं। आपको सभी पूरी क्लासें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। और अगर आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट में अगर क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसकी क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे क्या। तो देखिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसमें देखिए पहला है जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल महोदय के अनुसार कि भाई जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल महोदय ने क्या डेफिनेशन दी थी मानव भूगोल के बारे में। तो देखिए मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। रेडजेल महोदय द्वारा उपरोक्त परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफी में प्रस्तुत की गई थी। सीधा हमने हर एक चीज़ आपके लिए हाईलाइट कर रखी ताकि आपको डायरेक्ट ध्यान वहीं पे जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको 56 में से 56 मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके आएंगे भी सही। तो देखिए रेडजेल महोदय के अनुसार उपरोक्त परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफी में प्रस्तुत की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई रेडजेल महोदय ने अपनी परिभाषा को कहाँ पे प्रस्तुत किया था, तो एंथ्रोपो जियोग्राफी में प्रस्तुत की गई थी या किया गया था। रेडजेल महोदय ने उक्त परिभाषा में पार्थिव एकता एवं संश्लेषण पर जोर दिया था। उक्त परिभाषा के आधार पर मानवीय क्रियाकलापों पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ये सब किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल महोदय के अकॉर्डिंग क्या। अब देखिए अगला सेकंड, अमेरिकन भूगोलवेत्ता चर्चिल सैम्पुल महोदय के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन है। भाई क्या क्या बताया इन्होंने कि भाई मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी का स्थिर नहीं है, मतलब अपनी अक्ष पर वो घूर्णन कर रही है क्या, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। सैम्पुल महोदया ने उपरोक्त परिभाषा में ग्रंथात्मक परिवर्तनशीलता पर जोर दिया है, गद्यात्मक परिवर्तनशीलता पर जोर दिया है। अब वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सैम्पुल महोदय ने उक्त परिभाषा पर किस पर जोर दिया था, तो गद्यात्मक परिवर्तनशीलता पर उन्होंने क्या किया है, जोर दिया था। सैम्पुल महोदय रेडजेल की शिष्या थी, किसकी थी, रेडजेल की वो क्या थी, शिष्या थी, जो प्रकृतिवाद या निर्यातवाद की कट्टर समर्थक थी। तो ये उन्हीं की शिष्या थी, मतलब इन्हीं की स्टूडेंट थी ये। अगला सेकेंड थर्ड, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डीला शॉल महोदया के अनुसार देखिए हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाएं क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। ब्लाश के अकॉर्डिंग, यह ब्लाश महोदय के अकॉर्डिंग यह उपरोक्त परिभाषा में अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न नई संकल्पना पर जोर दिया है। इन्होंने क्या किया कि भाई जो उपरोक्त परिभाषा में अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो नई संकल्पना हुई है उस पर इन्होंने क्या किया है, अधिक जोर दिया है। ब्लाश महोदय ने
संभववाद व मानववाद के प्रणेता थे, जिन्होंने संभववाद व मानवतावाद की नींव रखी थी। क्या किन्होंने रखी थी? तो ब्लाश ने रखी थी। क्या विडाल डीला ब्लाश इनका पूरा नाम हो जाएगा। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं मानवीय क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति व मानवीय क्रियाकलापों संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। भाई ये सभी अकॉर्डिंग अपन ने परिभाषा देख ली। इसमें इन्होंने किस किस पर जोर दिया उसके बारे में भी अब स्पष्ट रूप से बताया है इन्होंने। तो इन सभी से क्या पता चलता है कि भाई प्रकृति व मानवीय क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। क्या अब यहाँ आपके अगला टॉपिक आ रहा है मानव भूगोल के विकास की प्रमुख विचारधाराएं। ठीक है, मानव भूगोल के विकास की प्रमुख विचारधाराएं। इसमें पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रकृतिवाद व नियतिवाद विचारधाराएं। ठीक है, किसी भी नाम से ये आ सकता है। तो मानव का प्राकृतिकरण, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। यह विचारधारा आरंभिक एवं नितांत अभाव व आवश्यकता की अवस्था का प्रतीक है। ठीक है, कौन सी? पर्यावरणीय विचारधारा या नियतिवाद या प्रकृतिवाद। सेकंड है इस समय प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान का स्तर अति निम्न था। भाई इस समय क्या था? प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी थी और जो तकनीकी ज्ञान था, जो आधुनिकरण वाला जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान स्तर था वो क्या था? अति निम्न स्तर पर था, मतलब कि बहुत ही वो कमज़ोर था या बहुत ही नीचे था। अगला देखिए, इस अवस्था में मानव की सामाजिक व्यवस्था आदिम, मतलब कि आदि मानव सामाजिक व्यवस्था आदिम थी जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थी। भाई सब पहले क्या था? प्रकृति से प्राप्त सब चीज़ों पे क्या करते थे? कार्य होता था और उन्हीं सब चीज़ों का उपयोग वो आधुनिकरण में भी करते थे। क्या उनके अकॉर्डिंग? क्या इस अवस्था में चारों तरफ प्रकृति की छाप थी तथा मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत भी होता था। बट आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या अभी क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में छेड़छाड़ हो रहा है, जबकि पहले क्या था? सब उसी पे डिपेंड था। मानव क्या करता था? अपने प्रकृति की देख रेख उसको किसी प्रकार के एनवायरनमेंट में हानि नहीं होने देता था और उसकी प्रचंडता से भी वो क्या होता था? भयभीत होता था। अगला है इस अवस्था में प्रकृति सर्वसत्ता वो मानव उसका दास था। भाई उस समय क्या था? या मतलब कि इस विचारधारा या के अकॉर्डिंग कि भाई इस अवस्था में प्रकृति क्या थी? सर्व सत्ता में थी, मतलब कि जो भी था, मतलब प्रकृति को सबसे टॉप पे रखा गया था और मानव को क्या माना? उसका दास माना गया था। क्या जो प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करते हुए जीवन यापन करता था। ठीक है, प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करते हुए जीवन यापन करता था। मानव ने इस अवस्था में प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करने का निश्चय किया। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल महोदय एवं चर्चिल सैंपुल महोदया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस विचारधारा के मुख्य समर्थक ये दोनों थे? तो आप लिख सकते हो कि पर्यावरणीय विचारधारा के मुख्य समर्थक ये थे। इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रकृतिवाद एवं नियतिवाद विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसी के साथ ये आपकी विचारधारा फिनिश होती है। अगली आपकी है संभववाद या मानवतावाद विचारधारा। इसमें है टॉपिक आपके प्रकृति का मानवीयकरण। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं आपके। यह विचारधारा आरंभिक अवस्था के बाद की नितांत स्वतंत्र एवं विकास का प्रतीक है। कि भाई ये इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई यह किसका प्रतीक है? मतलब कि यह वाली विचारधारा किसका प्रतीक है? तो यह आरंभिक अवस्था के बाद मानव की नितांत स्वतंत्रता व विकास का प्रतीक है। इस अवस्था में सक्षम प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ। भाई जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, बदलती जाएंगी, वैसे वैसे तकनीक का, औद्योगिकरण का क्या होता जाएगा? विकास यहाँ पे होता जाएगा। क्या इस अवस्था में सक्षम प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ एवं मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी यहाँ पे क्या मिला? बल मिला। इस अवस्था में मानव प्राकृतिक बलों को समझने लगा और नितांत अभाव या आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। इस अवस्था में मानव सर्वसत्ता हो गया, सर्वे सर्वा भी अपन इसको बोल सकते हैं, हो गया और
और उसने प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। भाई इसके पहले वाली विचारधारा में तो आपको ये बताया था कि भाई प्रकृति क्या थी, सर्वे सर्वा थी, बट अब यहाँ क्या हो गया इस अवस्था में कि भाई इस अवस्था में मानव सर्वे सर्वा हो गया और प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इस अवस्था में मानव ने अपने ज्ञान और विवेक के अनुरूप प्रकृति में विभिन्न संभावनाओं को ढूंढना आरंभ कर दिया और अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रकृति में बदलाव करने लगा कि भाई मनुष्य को जो अपने ज्ञान से जो अर्जित हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने लगा, प्रकृति में एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चेंज करने लग गया। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक ब्लाश महोदय एवं जीन ब्रुंश थे। इस विचारधारा को संभववाद एवं मानवतावाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके साथ ही आपकी दूसरी वाली विचारधारा भी यहाँ पे फिनिश होती है। अगली है नवी निश्चयवाद व नवीनियतिवाद या रुको और जाओ विचारधारा। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार से है। यह विचारधारा वर्तमान अवस्था का प्रतीक है। ये किसके प्रतीक है? यह वर्तमान अवस्था का प्रतीक है जो प्रकृति एवं मानव के मध्य अंतर संबंधों को एक नया विचार देती है। नवनिश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वे किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद एवं संभववाद विचारधारा के मध्य मार्ग को परिरक्षित करती है। अगला पॉइंट है, यह विचारधारा न ही नितांत आवश्यकता एवं न ही नितांत स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह विचारधारा द्वैतवाद सिद्धांत को निष्फल मतलब कि समाप्त करते हुए प्रकृति और मानव दोनों के मध्य अविभाज्य संबंध को दर्शाती है। तो ये विचारधारा किस संबंध दर्शाती है? भाई ये द्वैतवाद सिद्धांत को निष्फल मतलब कि समाप्त करते हुए प्रकृति और मानव दोनों के मध्य अविभाज्य संबंध को दर्शाती है। इस विचारधारा के अनुसार न ही प्रकृति सर्वसर्वा है और न ही मानव, दोनों ही अविभाज्य तत्व हैं। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग किसी को सर्वे सर्वा नहीं माना गया। इस विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यातायात चौराहों पर लगे लाल, पीले, हरे एम्बर संकेतों का उपयोग किया। कि भी किसका प्रयोग किया था? लाल, पीले, हरे एम्बर का प्रयोग किया गया था। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है और इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद एवं रुको और जाओ विचारधारा भी कहा गया। तो इसके साथ ये आपकी तीनों विचारधारा यहाँ पे फिनिश होती हैं। देखिए, इसको हमने तीनों विचारधाराओं को एक टेबल सारणी के रूप में भी आपके लिए बना रखा है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट्स में आप उतार सकते हो। बाकी हम आपके लिए टेलीग्राम पे इन सभी पेजों की PDF डाल देंगे या सिंगल पेज में उस पर अपलोड कर देंगे क्या, या फिर चैप्टर फिनिश होने पर आपको पूरी PDF इस चीज़ की मिल जाएगी क्या। तो देखिए, इसमें तीनों ही दे रखा है और उनमें क्या क्या रखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि यह विचारधारा आरंभिक अवस्था का प्रतीक है जब मानव की सामाजिक अवस्था आदिम थी। ठीक है, अभी जो अपन ने पढ़ा उसी का बिल्कुल यहाँ पे एक साथ अपन ने लिख रखा है। और जबकि संभववाद मानवतावाद विचारधारा में क्या कहा गया है कि वे विचारधारा आरंभिक अवस्था के बाद मानव के सामाजिक विकास का प्रतीक है और यह विचारधारा आधुनिक वर्तमान अवस्था का प्रतीक है जो प्रकृति एवं मानव के मध्य मैत्री संबंध को दर्शाती है। कौन सी? नवनिश्चयवाद या रुको वो जाओ वाली विचारधारा। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा मानव की नितांत आवश्यकता या आरंभ की आवश्यकता का प्रतीक है और संभववाद विचारधारा मानव की नितांत स्वतंत्रता का प्रतीक है। नवनिश्चयवाद विचारधारा ना ही नितांत आवश्यकता ना ही नितांत स्वतंत्रता का प्रतीक है क्या। अगला है पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के आधार पर प्रकृति सर्वसर्वा जबकि मानव उसका दास था। इस वाले में क्या कहा गया कि भाई संभववाद विचारधारा के आधार पर मानव सर्वसर्वा हो गया और प्रकृति प्रभावित करते हुए उसका दोहन करने लगा। जबकि इस वाले में कहा कि ना ही प्रकृति और ना ही मानव, कोई भी सर्वसर्वा नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों ही अविभाज्य तत्व हैं।
अगला पॉइंट इस वाले में देखिए कि इस अवस्था में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान का स्तर अति निम्न था। इस अवस्था में सक्षम प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ यहाँ पे, और इसमें है वर्तमान अवस्था में उन्नत तकनीकों के माध्यम से मानव के प्रकृति के साथ बेहतर समायोजित का संतुलन यहाँ पे क्या किया, उसने स्थापित किया। अगला पॉइंट, इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रकृतिवाद एवं नियतिवाद विचारधारा भी कहा गया, और इस विचारधारा को संभववाद एवं मानवतावाद के नाम से भी जाना जाता है। और इस वाली को यह विचारधारा निश्चयवाद एवं नव निश्चयवाद व नव नियतिवाद तथा रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी इसको जाने लगा। एंड द लास्ट टॉपिक इसी में, मतलब लास्ट पॉइंट, कि इस विचारधारा के मुख्य समर्थक रेडजेल महोदय व शैम्पुल महोदया थी, और इस विचारधारा के मुख्य समर्थक विडाल डीला ब्लाश महोदय एवं जीन ब्रूस महोदय थे, और एंड द लास्ट, इस विचारधारा के मुख्य समर्थक ग्रिफिथ टेलर थे। तो इसी के साथ ये आपके तीनों विचारधाराओं को हमने एक लॉन्ग मेथड में भी आपको बता दिया, और एक इसको टेबल के रूप में भी हमने बता दिया। अगर तीनों एक साथ पूछ ले जाए तो आप सारणी बनाकर इसको समझा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, और चैप्टर फिनिश होते ही इस पूरे चैप्टर की आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।